नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लाल किले से पाकिस्तान को सीधे ललकारा, न्यूक्लियर धमकियों पर पीएम मोदी की हुकार। लाल किले से आरएसएस को पीएम मोदी की सलामी, बताया दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ। जीएसटी में अब सिर्फ 2 स्लैब, दिवाली से पहले पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। सेमीकंडक्टर बयान पर सियासी संग्राम, जयराम रमेश ने पीएम को बताया झूठा। और सावरकर की तस्वीर पर कांग्रेस का हंगामा, पेट्रोलियम मंत्रालय को घेरा। और अब खबरें विस्तार से। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सीधे चेतावनी दी और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए वीर जवानों को सलाम किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर निर्दोषों की हत्या की, बच्चों के सामने पिता और पत्नियों के सामने पतियों को मौत के घाट उतारा, जिससे पूरा देश और विश्व आक्रोश से भर गया। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि अब भारत न्यूक्लियर धमकियों से डरने वाला नहीं है और आतंक को ताकत देने वालों को मानवता का दुश्मन मानता है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल का दौर अब खत्म होगा और आगे से जवाब सेना की शर्तों और समय के अनुसार ही मिलेगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि आतंकी हमले के बाद 22 तारीख से सेना को खुली छूट दे दी गई थी और हमारे जवानों ने ऐसा कर दिखाया जो दशकों में नहीं हुआ। साथियों, आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बाईस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही। मेरे प्यारे देशवासियों,
हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जमकर तारीफ की। उन्होंने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन बताया और राष्ट्र निर्माण में इसके योगदान की सराहना की। पीएम ने कहा है कि आरएसएस ने व्यक्तिगत निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ 100 साल से मां भारती की सेवा की है। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी भारत को एक अनूठा देश बताते हुए विश्व में शांति और सुख फैलाने का संकल्प दोहराया। पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया है। एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को दिवाली से पहले दोहरा तोहफा देने का ऐलान किया है। इस बड़े ऐलान में सबसे अहम है जीएसटी में ऐतिहासिक रिफॉर्म। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार अब जीएसटी को सिर्फ 2 स्लैब में लाने जा रही है, जिससे जरूरी और रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं पर टैक्स घटेगा। माना जा रहा है कि इससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा और उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी। पीएम ने इस ऐलान के बाद वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा है। इसमें टैक्स स्ट्रक्चर को और सरल बनाने, दरें घटाने और जीएसटी को नेक्स्ट जनरेशन स्वरूप देने की सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री ने इसे 2017 में लागू जीएसटी के बाद सबसे बड़ा सुधार बताया और कहा कि इस कदम से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। व्यापारियों के लिए सिस्टम आसान होगा, उपभोक्ताओं को सीधा फायदा पहुंचेगा। सरकार का दावा है कि दिवाली से पहले ये बदलाव लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस में भाषण में सेमीकंडक्टर उद्योग को लेकर बयान दिया। अब राजनीतिक टकराव में बदल गया है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का विचार किया गया था, लेकिन उस विचार की भ्रूण हत्या कर दी गई। उन्होंने बिना नाम लिए पिछली सरकारों पर परोक्ष हमला किया और कहा कि उस समय फाइलें अटक लटक गईं।
जबकि आज कई देश इस तकनीक में महारत हासिल कर चुके हैं और बाजार पर राज कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी दावा किया है कि भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। 6 यूनिट्स निर्माणाधीन हैं, 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है और साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में उपलब्ध होगी। इसी बयान पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी को कितने बड़े झूठे करार दिया। रमेश ने कहा है कि उनका कहना गलत है कि भारत में सेमीकंडक्टर का विचार अधूरा रह गया था, क्योंकि चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड 1983 से संचालित हो रहा है। उन्होंने इसे पीएम के दावे के विपरीत तथ्य बताया और कहा कि मोदी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। हम जब टेक्नोलॉजी के अलग अलग आयामों की बात करते हैं तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेमीकंडक्टर्स पे। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, मैं यहां लाल किले से किसी सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ और नहीं मैं करना चाहता, लेकिन देश की युवा पीढ़ी को जानकारी होना भी उतना जरूरी है। हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जानकर के हैरान हो जाएंगे, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50-60 साल गवा दिए। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। साथियों, आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ा है। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर साझा करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी। मंत्रालय ने अपने संदेश में आजादी को एकता, करुणा और कर्म से जोड़ते हुए इसके संरक्षण की बात कही। लेकिन इस पोस्ट में सावरकर की तस्वीर को लेकर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मंत्रालय पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि देश सस्ता तेल मांग रहा है, सस्ती कॉमेडी नहीं। वहीं कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि भाजपा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और सावरकर जैसे अंग्रेजों के दया याचना करने वाले को महात्मा गांधी से ऊपर दिखाने की कोशिश कर रही है। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि भाजपा पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे असली राष्ट्र निर्माताओं को दरकिनार कर ऐसे चेहरों को ऊपर ला रही है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में वास्तविक योगदान नहीं दिया। उन्होंने इसे स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान की संज्ञा दी और इसे इतिहास के साथ जानबूझकर की जा रही छेड़छाड़ बताया। इस मुद्दे ने एक बार फिर स्वतंत्रता संग्राम की व्याख्या और उसमें सावरकर की भूमिका को लेकर राजनीतिक बहस को हवा दे दी है। आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में आज 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। राजधानी मुंबई से लेकर ग्रामीण इलाकों तक तिरंगा फहराकर आजादी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के मंत्रालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और सीमा पर तैनात जवानों को नमन करते हुए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र देश की विकास गाथा का अहम हिस्सा है, जो निर्माण, निर्यात, स्टार्टअप और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अग्रणी है। फडणवीस ने किसानों को मुफ्त बिजली, गढ़चिरौली को इस्पात हब बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को तेज गति देने का ऐलान भी किया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे के जिला प्रशासन कार्यालय में ध्वजारोहण किया। उन्होंने अपने संबोधन में स्वतंत्रता संग्राम के बलिदान को याद किया और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए मजबूत राष्ट्रीय संकल्प की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बीड़ में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने तिरंगा फहराया। उन्होंने किसानों की समस्याओं, ग्रामीण विकास और शिक्षा सुधार को लेकर सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं मुंबई में दादर स्थित तिलक भवन कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भी तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्य भर में शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी दफ्तरों, पुलिस मुख्यालयों और सामाजिक संगठनों द्वारा भी ध्वजारोहण के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें प्रभात फेरियां, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और वृक्षारोपण जैसे आयोजनों ने स्वतंत्रता दिवस के जश्न को और भी यादगार बना दिया। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर हमेशा के लिए शेल्टर में रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पशु प्रेमियों का खून खौला दिया है। आज मुंबई के आजाद मैदान में कई संगठन डॉगी धरने के लिए जुटे और गूंजा एक ही नारा, बेजुबानों पर बार बंद करो। पशु संगठनों का कहना है कि स्ट्रीट डॉग्स को आवारा कहना ही गलत है। ये भी इस शहर के नागरिक हैं और बस बोल नहीं पाते। शेल्टर, खाना, वैक्सीनेशन, ये सब उनका हक है। इंसान अगर नहीं छेड़ेगा तो डॉगी क्यों काटेगा? यही सवाल गूंजा मैदान में। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिल पर वार बताते हुए कहा, इंसानों को रेबीज होता है तो वैक्सीन है, तो जानवरों के साथ क्रूरता क्यों? हम बेजुबानों के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें बचाना भी चाहिए और इसके लिए कोर्ट और सरकार को मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। सेकेंडली, आपको सब लोगों को सिचुएशन पता है, तो मैं यहाँ पे हर एक काफी सारे इंस्टीट्यूट, काफी सारे इंडिविजुअल रेस्क्यूअर्स, काफी सारे इंडिविजुअल फील्डर्स, पूरे बॉम्बे से महाराष्ट्र से सभी लोग आए हुए हैं मेरे हिसाब से, तो काफी सारी संस्थाएं हमारे साथ में, जो हमारे साथ में मिलके, हम चाहे सब लोग अलग धर्म से, अलग संस्था से, अलग चीजें करते हो, बट one thing which binds us all together is the love for our animals. Like if we don't teaching anything, okay? So what I'm going to do is I'm going to call one person representative from every organization. Let them talk 2 minutes तक जो भी आ रहे हैं, please 2 मिनट. Certain protocols हमें पालना है. यहाँ पे हमें protest करने की permissions मिली है, but with certain conditions. We are law-abiding citizens. We understand this constitution very well. And we will behave very nicely, okay? चलो एक बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरोध में आज आवारा कुत्तों को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें हमारे साथ आपका नाम। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है हमेशा मानते हैं। हमारे एक ही विनती है टू ऑनरेबल जजेस, लॉयर्स, टू द एंटायर कंट्री, प्लीज गिव अस अ चांस टू क्रिएट हार्मनी, कोएग्जिस्टेंस, लव एंड कंपैशन। हमको बचपन से सिखाया गया है, सबसे प्यार करो, सब जीव को प्यार करो। इंडिया माना जाता है पूरे देश में
हम सिर्फ प्यार सनातन धर्म फॉलो करते हैं। प्लीज एनकरेज करो हमें ये करने को, हम लोगों को साथ में लो, सिस्टम में हमसे काम करवाओ, हमको बोलो कि सबको अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। प्लीज रिक्वेस्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, प्लीज गिव अस अ चांस टू स्प्रेड कंपैशन। प्यार हमको स्प्रेड करना है, रिक्वेस्ट है। वी ऑल आर वन। जय हिंद। मेरा नाम हरीश है और मैं LGBT समुदाय से बिलोंग करता हूँ। आज यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समुदाय, जात पात सब चीज को भूलकर अगर हम सबको इंडिपेंडेंस डे के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन अगर हम सब एकजुट होकर यहाँ मिले हैं तो भारत के कुत्तों को बचाने के लिए। क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें और दिल्ली के कुत्तों की बात करें तो वहां पे वो कह रहे हैं कि वो सारे कुत्तों को पकड़कर एक जगह डाल देंगे और वहां और उसके लिए कितना मैन पावर लगेगा, कितने इंसान लगेंगे, कितनी गाड़ियां लगेंगी, कितने पैसे लगेगा। इतने पैसे थे उनके पास तो क्यों नहीं वो लोग ने ये किया कि वो सारे कुत्तों को पकड़ के अगर उन्होंने स्टेरलाइज करके वहीं पे छोड़ दिया तो शायद हम इस स्थिति पे पहुंचते ही नहीं थे। और दूसरी बात ये भी है कि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जहां पे हर जीव जंतु को जीने का हक दिया गया है। क्रूरता के खिलाफ हमारा संविधान है। हम चाहते हैं कि हमारा संविधान सद्भावना के भाव पे चले। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा संविधान क्रूरता के भावना पे चले और ये साइंटिफिकली रूटेड हो। अब ये सोचो कि अगर आप सारे कुत्तों को दिल्ली के एक पॉन्ड में डाल देते हो और उनको खाना देते हो या फिर खाना नहीं देते हो, सोचो उनको मार भी देते हो, तो उससे जो हिंसा फैलेगी, उससे जो बीमारियां फैलेंगी, इतने लाशों का ढेर जब पड़ा रहेगा और इतनी हिंसा और सारे प्रॉब्लम्स जो फैलेंगे तो उसका जवाबदारी कौन होगा? सबसे पहले तो मेरा नाम रुनाल मिरानी है। मैं कांदिवली पेट पेरेंट्स एक ग्रुप है वो चलाता हूँ। वहाँ पे कम से कम 250 लोग हैं जो पेट ओनर्स है और उसके अलावा हमारा एक बियॉन्ड ह्यूमन फाउंडेशन करके एक छोटा सा ग्रुप है जो हम फीडिंग करते हैं या एनिमल्स की देखभाल करते हैं। तो मुझे यही कहना है कि जब खाना भी हम दे रहे हैं, हम वैक्सीनेशन भी हम करवा रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन भी हम करवा रहे हैं, तो दिक्कत किसको है? जब सरकार पैसा देती है जो यूज होना चाहिए उनके बर्थ कंट्रोल के लिए या उनके वैक्सीनेशन के लिए, तो वो पैसा जब यूज नहीं होता है तब लोगों को दिक्कत क्यों नहीं होती है? जब ये बढ़ते हैं और जब ये काटना चालू करते हैं या लोग उन्हें छेड़ते हैं तब आवाज निकलती है। पर जब वो ये पैसा वेस्ट हो रहा है या करप्शन में जा रहा है तभी किसी को दिक्कत नहीं होती, उसके खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाते? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बेजुबान के लिए आवाज कुछ लोग उठाते हैं, बट अगर इतने सारे लोग एक साथ आज जमा हुए हैं और ये चीज अगर इतने सारे लोगों को समझ में आ रही है कि वो दिक्कत नहीं है, तो आप एक्चुअली सोचिए कि जो एक्चुअल दिक्कत है उससे लोगों का ध्यान क्यों भटकाया जा रहा है। तो मुझे ये कहना है कि ये गलत, बहुत ज्यादा गलत है ये ऑर्डर, और इसके खिलाफ हम जब भी पॉसिबल है ये रास्ते पे आएंगे और हम जितना पॉसिबल है बेजुबानों के लिए आवाज हमेशा उठाएंगे। देखिए, ये जैसे मुनाल ने कहा है कि इतने सारे लोग बारिश में भी आज स्वतंत्रता दिवस के दिन जब इकट्ठे होते हैं तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो दिल में ऐसी जगह पे वार किए हैं कि हम सब एकत्रित हुए हैं। बात यह है कि क्यों नहीं नसबंदी हुई, क्यों प्रॉपरली उनको वैक्सीनेशन किया नहीं गया है। दूसरी बात है कि जो लोग बोलते हैं मुझे रेबीज हो गया, अगर खरोच भी लग जाए या कुत्ते ने काट दिया है तो आप क्यों नहीं रेबीज के वैक्सीन लेते हो? क्यों चुपचाप रह जाते हो? वो आपकी भी जिम्मेदारी है क्योंकि आप इंसान हो, आप तो सबसे ऊपर हो। वो तो बेजुबान है, उनको तो इतना बुद्धि नहीं है, ये तो आप बोल रहे हो ना। तो अगर आपको इतना बुद्धि है तो आप वो बुद्धि काम लगाइए, मेडिकल साइंस है आपके पास, आप जाओ रेबीज का वैक्सीन लो। दूसरी बात है, ये क्यों करते हैं? रोज की जिंदगी में मार धार, रेप, गर्म पानी, पता नहीं और कैसे कैसे तरीके से हम उन्हें तंग करते हैं। बच्चों को आजकल स्कूल में सिखाया जा रहा है कि कैसे मारा जाए छोटे छोटे पापीज। आपको लगता है कि ये बच्चे बड़े होकर इंसान बनेंगे? ये डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाएंगे लेकिन इंसान नहीं बनेंगे। अगर आप इंसानियत नहीं आगे नहीं रख रहे हो ना तो नेशन का भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। और ये जो वर्डिक्ट है ना, ये खिलाफ इंसानियत है, इसलिए हम सब एकत्रित हुए। ये कोई सोल्यूशन ही नहीं है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? एकड़ जमीन चाहिए आपको प्रॉपर शेल्टर के लिए, कहाँ है वो जमीन? टीम चाहिए, पोस्ट और प्री जो इनका जो स्टेरिलाइजेशन होगा उसका प्रॉपर एक मेडिकल टीम चाहिए, कहाँ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर? दिखाइए मुझे।
सरकारी हॉस्पिटल में जाके आप देखो क्या हाल हुआ पड़ा है उनका। जो ये रेगुलर बेसिस पे जो लोग इनको जो रेस्क्यू करते हैं वो अपने खुद के बल पे कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। हमारा टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? तो इसलिए हमारा सबका ये कहना है कि ये जो हुआ है ना, ये सबसे गलत है। और अगस्त हमारे जो सबसे प्राउड मानते हैं, हमारी स्वतंत्रता दिवस है, जहाँ पे जाति, धर्म, वर्ण सब छोड़ के हम देश के लिए एकत्रित होते हैं। अब कैसे हम उसे खुशी खुशी मनाए ऐसे वर्डिक्ट के साथ? इसलिए हम सब एकत्रित हुए। थैंक यू। ये सुप्रीम कोर्ट के विरोध में जो आवारा कुत्तों को लेकर प्रिडिक्ट हुआ है, ऑर्डर्स आए, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हुआ है। मैं अनिता शुक्ला, आवाज इंडिया के लिए। थैंक यू। बेंगलुरु के विल्सन गार्डन स्थित चिन्यान पाल्या में एक भीषण गैस सिलेंडर विस्फोट ने तबाही मचा दी है। इस हादसे में 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये धमाका घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में हुआ है, जहां एक के बाद एक घर सटे हुए हैं। फायर ब्रिगेड के अनुसार विस्फोट के चलते 8 से 10 घर पूरी तरह से ढह गए और आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। अग्निशमन दल को सूचना मिली और उन्होंने तुरंत 2 दमकल गाड़ियां भेज राहत कार्य शुरू किया। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों ने मलबा हटाने और बचाव कार्य में तेजी से काम किया। घटनास्थल पर पुलिस उपायुक्त सारा फातिमा समेत वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। एहतियातन इलाके को घेर लिया गया है और आसपास की इमारतों की सुरक्षा जांच भी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सिलेंडर लीक से विस्फोट की बात सामने आई है, लेकिन अधिकारी अन्य कारण भी इसे मान रहे हैं, जिसकी पड़ताल की जा रही है। इस दुर्घटना ने लोगों को दहशत में डाल दिया है और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर चिंता भी जताई है। प्रभावित परिवारों को राहत देने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। हादसे ने शहरी सुरक्षा मानकों पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से आई भीषण तबाही ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 14 अगस्त की दोपहर 12:30 बजे चसौटी गांव में मचेल माता यात्रा के पहले पड़ाव पर अचानक पानी और मलबे का सैलाब आ गया। चंद सेकंड में पहाड़ से आया पानी, पत्थर, कीचड़, श्रद्धालुओं के टेंट, बसें, लंगर और दुकानें बह गईं। इस भयानक हादसे में अब तक 65 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें 21 की पहचान हो चुकी है। 167 लोगों को जिंदा निकाला गया है, लेकिन इनमें 38 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हादसा उस वक्त हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचेल माता यात्रा के लिए पहुंचे थे। बादल उसी जगह फटा जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। डिप्टी कमिश्नर पंकज शर्मा ने बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस और व्हाइट नाइट कोर की मेडिकल टीमें मौके पर जुटी हैं। कुल 300 जवानों ने 5 ग्रुप और 2 अतिरिक्त एनडीआरएफ टीमें रास्ते में हैं। चसौटी गांव किश्तवाड़ शहर से करीब 90 किलोमीटर दूर और मचेल माता मंदिर के रास्ते में पहला पड़ाव है। यहाँ की पहाड़ियां 1818 से 3888 मीटर ऊंची हैं, जिन पर ग्लेशियर और खड़ी ढलानें हैं, जो बारिश के पानी को तेज रफ्तार से नीचे लाती हैं। यही वजह है कि पानी और मलबे की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया है कि उन्हें आशंका है कि मलबे में 500 से ज्यादा लोग दबे हैं, जबकि उनकी पार्टी की एक सदस्य ने ये आंकड़ा 1000 तक बताया है। मलबे से निकाले गए कई शव छत विछत हालत में मिले हैं। कई के फेफड़ों में कीचड़ भर गया, पसलियां टूटी और अंग बिखरे पड़े हैं। रेस्क्यू टीमों को घायलों को निकालने के लिए घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। कीचड़ में फंसे कई लोगों को जवान अपनी पीठ पर लाद कर अस्पताल तक लेकर पहुंचे। ये मचेल माता यात्रा हर साल अगस्त में होती है और 25 जुलाई से 5 सितंबर तक चलती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। इस बार ये यात्रा एक ऐसी त्रासदी में बदल गई जिसने न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश को शोक और चिंता में डाल दिया है। पूर्व क्रिकेटर निकोलस सल्दाना का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है, जिससे खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। सल्दाना ने भले ही भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में महाराष्ट्र की ओर से शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 57 मैचों में कुल 2066 रन बनाए, जिससे उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 142 रन रहा।
30.83 की औसत से रन बनाने वाले सल्दाना ने 1 शतक और 9 बार नॉट आउट रहकर टीम को मजबूती दी। फील्डिंग में भी वो शानदार थे। उनकी बल्लेबाजी के साथ ही साथ गेंदबाजी में भी उनका दमखम देखा गया। निकोलस ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 138 विकेट चटकाए, जिसमें 41 रन देकर 6 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। उन्होंने 6 बार पारी में 5 विकेट लिए और अपनी लेग ब्रेक गुगली से गेंदबाजों को चौंकाया। आपको बता दें कि उनका जन्म 23 जून 1942 को नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था और उन्होंने पूरा करियर महाराष्ट्र के लिए ही खेला। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें राज्य के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में गिना और उनकी खेल भावना की तारीफ की। सल्दाना का समर्पण, प्रतिभा और ऑलराउंडर प्रदर्शन आज भी महाराष्ट्र क्रिकेट को प्रेरणा देता है। अमेरिका और रूस के बीच होने वाली बहुप्रतीक्षित अलास्का बैठक से पहले रूस ने संयुक्त बयान को लेकर अटकलों का विराम लगा दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 15 अगस्त को होने वाली मुलाकात के बाद किसी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर की संभावना क्रेमलिन ने खारिज कर दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ किया है कि ये बैठक जल्दबाजी में तय हुई है, इसलिए किसी संयुक्त बयान की योजना नहीं है। हालांकि दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें पुतिन बैठक के दौरान हुई चर्चाओं और समझौते का खुलासा कर सकते हैं। अमेरिकी समय के अनुसार 15 अगस्त को और भारतीय समय अनुसार रात 1 बजे ये वार्ता शुरू होगी। बैठक में यूक्रेन युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पुतिन ट्रंप की 1-on-1 मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, जिसमें रूस के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्री समेत शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं ट्रंप का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध खत्म करने के इरादे से आएंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बैठक सकारात्मक रही तो वो यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं से बात करेंगे, लेकिन अगर नतीजा नकारात्मक रहा तो सीधे घर लौट जाएंगे। फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया।